चूंकि यहीं से एक लूप निकलता है लॉ में और यहीं से अदालती कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। और कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट कानून के दायरे में कानून को समझता है और उसकी जगह जब कोई प्लेंटिफ आता है, कोई शिकायतकर्ता आता है, जो पक्षकार आता है, तो उसको रिलीफ देने की कोशिश करता है। अब चूंकि वो लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं है, अब रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं है, तो कोर्ट कह रहा है हम रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन कर देंगे। आज वो कैरेक्टर को डिफाइन कर देंगे, आगे आने वाले समय में जब ये कैरेक्टर डिफाइन हो जाएंगे तो एक्ट चेंज हो सकता है, पार्लियामेंट में बिल ला करके नया एक्ट लाया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही मस्जिद से जुड़े हुए एक मसले पर आज महत्वपूर्ण एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है कहीं ना कहीं वो वीकेंड होता जा रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। हिंदू पक्षकारों की जो 18 याचिकाएं थीं वो उनकी सुनवाई करी और सुनवाई करते हुए ये माना हाई कोर्ट ने कि इनकी मेंटेलिबिलिटी जो है वो उस पर कोई सवाल नहीं लगाया जा सकता है, हिंदू पक्षकारों की बात को सुना जा सकता है। और हिंदू पक्षकारों ने अपनी याचिकाओं में ये मांग की थी कि यहाँ पर जो डायटी हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर टेम्पल, वहाँ उनको स्थापित किया जाए, मस्जिद को हटाया जाए, उनको पूजा का अधिकार वहाँ पर दिया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्षकार जो थे, जो मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी थी, उसने उसका अपोज किया और साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की, वक्फ एक्ट की बात की, लेकिन कोर्ट ने इसके बावजूद हिंदू पक्षकारों की बात को सुना। सवाल यहाँ पर इस फैसले का नहीं है और हम कोर्ट के फैसले को पर सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। सवाल इस बात का है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये क्यों इतना कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है, क्या इसके रीज़न हो सकते हैं? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिस टाइम पास किया गया था उस वक़्त पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के काल में बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को शहीद हुई थी और उन्हीं के समय में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था। और उनकी सरकार में कई मुस्लिम केंद्रीय मंत्री भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे और दूसरे स्टेट मिनिस्टर भी थे। और उन शख्सियात में गुलाम नबी आज़ाद, CK जाफ़र शरीफ जो कि उस वक़्त रेल मंत्री थे, और सलमान खुर्शीद भी स्टेट मिनिस्टर रहे हैं विदेश मंत्रालय में। साथ ही साथ उनके पास कई और भी डिपार्टमेंट्स थे, मिनिस्ट्रीज थी। लेकिन उन सब के सामने जब पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ तो उस बिल में क्या कोई कमी रह गई थी जिसके चलते कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, वो भी ये कह रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन किया नहीं गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। और इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी प्लेस का रिलीजियस वो बार नहीं होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस को चेंज करने से रोकता है, लेकिन उसका जो आइडेंटिटी है, उस प्लेस का क्या कैरेक्टर रहा है, इसको जानने में वो नहीं रोकता है। यानी किसी हिस्टोरिकल प्लेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें रोकने का प्रावधान नहीं किया गया है। और यही सबसे बड़ा सवाल है और जिसके चलते इस अदालती दांवपेच में अब मुस्लिम मस्जिदों की जो इंतज़ामिया कमेटियां हैं वो बराबर भाग रहे हैं अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ तो उस वक़्त ये रिलीजियस कैरेक्टर क्यों नहीं डिफ़ाइन किया गया। एक्चुअल में जब पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, जब कोई कानून नया बनाया जाता है तो एक बिल लाया जाता है, एक विधेयक लाया जाता है और उस विधेयक में ये प्रावधान किया जाता है कि हम इस विषय पर कानून बनाने जा रहे हैं। उस बिल में ये चीज़ प्रोवाइडेड रहती है कि इन विषयों को हम इसमें शामिल करेंगे और उसमें एक एक वर्ड को जो है डिफ़ाइन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही आया होगा तो उसमें ये चीज़ डिफ़ाइन की गई होगी कि व्हाट डज इट मीन ऑफ प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया स्पेसिफिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से व्हाट इज़ वर्शिप, तो इसको भी डिफ़ाइन किया जाना चाहिए था। अब चूंकि जब हम सेक्शन 3 का सब क्लास 1 देखते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो वहाँ पर दे रखा है रिलीजियस कैरेक्टर, और ये रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया गया है। इस रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन किया जाना था, किस तरीके का रिलीजियस कैरेक्टर होगा, उसकी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर क्या होगा, बिल्डिंग किस तरीके की होगी, वहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एट द टाइम ऑफ कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947 की, उस डेट पर वहाँ पर किस तरीके से पूजा की जा रही थी उसको भी डिफाइन किया जाना चाहिए था। साथ ही साथ वहाँ पर जो किस फेथ के लोग पूजा कर रहे थे इसको डिफाइन किया जाना था। अब चूंकि यहीं से एक लूप निकलता है लॉ में और यहीं से अदालती कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट कानून के दायरे में कानून को समझता है और उसकी जगह जब कोई प्लेंटिफ आता है, कोई शिकायत करता आता है, जो पक्षकार आता है, तो उसको रिलीफ देने की कोशिश करता है। अब चूंकि वो लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं है,
अब रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं है तो कोर्ट कह रहा है हम रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन कर देंगे। आज वो कैरेक्टर को डिफाइन कर देंगे, आगे आने वाले समय में जब ये कैरेक्टर डिफाइन हो जाएंगे तो एक्ट चेंज हो सकता है, पार्लियामेंट में बिल ला करके नया एक्ट लाया जा सकता है, फिर वहाँ पर दूसरा उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें लीगल प्रोसेस का हिस्सा हैं। और जिस टाइम ये एक्ट बना था उस वक्त की जो मुस्लिम लीडरशिप थी, उस वक्त के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा बोर्ड था, उसका क्या रोल था और उसने क्यों नहीं इन चीज़ों को देखा। साथ ही साथ जमीयत उलमा हिंद का भी एक रोल था, उसको भी देखना चाहिए था, सवाल उठाना चाहिए था, लीगल एक्सपर्ट से उसको रिव्यू कराना चाहिए था। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हुई? क्योंकि एक कानून का छोटा सा जानकार भी जानता है कि जब कोई कानून बनता है तो उस कानून में जहाँ जहाँ लीगल वर्ड आते हैं, जहाँ जहाँ टर्मिनोलॉजी आती है, उसको डिफाइन किया जाता है। आजकल तो बच्चे जानते हैं कि जब वो किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन का पूरा एक पेज आ जाता है। आप वेबसाइट में जाइए, टर्म्स एंड कंडीशन का पूरा एक पेज होता है, वहाँ पर हर चीज़ डिफाइन होती है कि ये मतलब है, ये इसका मतलब है, यूजेस का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है, यूज़ करने के राइट का मतलब क्या है, सारी चीज़ें डिफाइन करी रहती हैं और कहीं कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आती। बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, लेकिन एक जब कानून संसद से पारित होता है तो वहाँ पर सियासत की जाती है, वहाँ पर पॉलिटिक्स की जाती है और इसी पॉलिटिक्स के गेम में आप उलझे हुए हैं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ वो चीज़ डिफाइन नहीं की गई है। आप कह रहे हैं कि वो मस्जिद है, वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद है ही नहीं, इसका रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन होना चाहिए। अब वो रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए एडवोकेट कमीशन बने, वो जाकर के उसका सर्वे करे, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका सर्वे करे और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए इस तरीके का आदेश दिया कि इस तरीके के सर्वे पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। मथुरा की शाही मस्जिद के लिए भी इस तरीके का आदेश दिया गया। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हम इस तरीके का कोई भी रूल बनाते हैं, कोई भी लॉ बनता है, तो जब बिल आता है तो बिल को इसीलिए देखा जाता है, बिल इसीलिए स्टैंडिंग कमिटीज़ को भी भेजा जाता है कि वहाँ उसको फिर से चेक कर लिया जाए। और बिल जब पास कर देती है संसद तो वो एक्ट बनता है और एक्ट पर जब सिग्नेचर प्रेसिडेंट का हो जाता है तो फिर वो लॉ बन जाता है। लेकिन हमने उस प्रोसेस में बिल जब बन रहा था तो ये रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन ना करने की वजह से यहाँ से एक लूप निकला है। अब इसका सलूशन क्या हो सकता है? इसका सलूशन ये हो सकता है कि या तो बिल को चेंज किया जाए। बिल आपकी वर्तमान सरकार से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नई सरकार क्या ऐसा कोई जोखिम लेगी आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में, ये उससे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं वो भी कंट्राडिक्टरी आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहां अयोध्या बाबरी मस्जिद के मैटर में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो पूरा सूट था उसमें नॉन रेट्रोग्रेशन की बात की थी। ये कहा था कि जिसका जो रिलीजियस स्टेटस है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है 15 अगस्त 1947 के बाद। और उन्होंने एक फैसला दिया था बाबरी मस्जिद के मामले में आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए। ये स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, हालांकि वो टाइटल सूट था, लेकिन टाइटल सूट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विवाद चल रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मस्जिद के अंदर मूर्तियों का रखा जाना कानूनी ठीक रूप से ठीक नहीं था। इसी तरीके से मस्जिद का गिराया जाना वो भी कानूनी रूप से ठीक नहीं था। कोई इस बात का एविडेंस भी नहीं मिलता है कि वहाँ कोई मंदिर था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 142 ये हिंदू पक्षकारों को दिया और मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही देने की बात की जो उनको मिली है। हालांकि उस पर मस्जिद नहीं बना रहे हैं, वो एक अलग इशू है, रिलीजियस इशू है, वो एक अलग मैटर है। तो कुल मिलाकर के एक मैटर को सॉल्व किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में ये बात कही है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अब जो है ये आदेश दे रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर को हिस्टोरिकली ये आइडेंटिफाई करना कि क्या वहाँ पर क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर था, उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस प्लेस को बदलने से रोकता है, ना कि उसके कैरेक्टर को जानने से रोकता है। अब एक बार आप कैरेक्टर जान लेंगे तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं समाज में मोटे तौर पर एक दो समाजों के बीच में एनिमिटी बढ़ेगी। ऑलरेडी समाज बहुत डिवाइडेड है, इससे और समाज डिवाइड होगा और फर्दर फिर इस लॉ को पार्लियामेंट में लाके चेंज किया जा सकता है, फिर नया कोर्ट आ जाए। यानी अब ये प्रोसेस चल रहा है कि हम इसको पहले रिलीजियसली इसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाइड कर दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है और फिर इसी तरह मथुरा की शाही मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। उसके बाद आने वाले समय में कभी जब जो नई सरकार बनेगी इस पर राजनीतिक आंदोलन भी हो सकता है और उसके बाद एक नया बिल लाया जा सकता है, नया एक्ट बन सकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जगह, और वहाँ पर मंदिर बनाया जा सकता है। तो ये पूरे प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और गलती आप किसी पे ना लगाइए, गलती अपने ऑर्गेनाइजेशंस पे लगाइए, अपनी लीडरशिप पे लगाइए। जब 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया तो फिर उस एक्ट को आपने क्यों नहीं रिव्यू किया? ये लीगल लूप है।
आपने उस लीकेज को बंद नहीं किया। वो लीकेज, कानून का काम क्या है? कानून तो एक्सप्लोर करने का नाम है ना, कि आप लीगलिटी देखते हैं उस चीज़ की। जब आपने ये कैसे मान लिया जाए, कोर्ट कैसे माने कि जहाँ पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, जिसे आप शाही ईदगाह कहते हैं, वो शाही ईदगाह ही है? कैसे आप माना बताएंगे? आप कहेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर। अब रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? वो डिफाइन ही नहीं है। तो रिलीजियस कैरेक्टर में ये चीज़ अगर डिफाइन होती कि एक मस्जिद का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, मंदिर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, गुरुद्वारे का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, चर्च गिरजा का कैरेक्टर इस तरीके का होता है, आर्किटेक्चरल ये डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ पर किस फेथ के लोग जाते हैं, वहाँ पर 1947 में नमाज हो रही थी कि पूजा हो रही थी, कि वहाँ पर जो है गुरुद्वारा था, वो सिखों की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवाणी का पाठ हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अगर ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन करे हुए होते तो रिलीजियस कैरेक्टर ऑटोमेटिक आपका ज्ञानवापी मस्जिद का और इसी तरह शाही ईदगाह मथुरा का इस्टेब्लिश हो जाता और आप प्रोटेक्टेड हो जाते। लेकिन वहाँ तो आपने लूप छोड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ठीक है हम मालूम कर लेते हैं। अब सर्वेयर जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाएगा, वो अपने इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो अपने जो फाइंडिंग्स पाएंगे वो कोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट जो है कागज़ पर चलता है, कोर्ट आपके दिमाग की उपज की बुनियाद पर नहीं चलता है। आप किसी को गलत ना कहें, गलत कहिए उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप को, गलत कहिए उस वक्त के जो रिलीजियस लीडरशिप थी कि उन्होंने फिर बाबरी मस्जिद के से सबक नहीं सीखा और एक गलती करी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कि एक उसमें क्लास था सेक्शन 3 का सब क्लास 1 जहाँ पर रिलीजियस कैरेक्टर है। उस रिलीजियस कैरेक्टर को अगर डिफाइन कर दिया गया होता तो आज ये प्रश्न नहीं उठता और ये ऐसे ही रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग अब ये आर्गूमेंट चलते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे, कोर्ट के अधिकार हैं, कोर्ट किसी तरह से भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। कोर्ट के कानूनी समझ एक व्यक्ति की या एक लायर की समझ से ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि लायर अपने आर्गूमेंट रखता है, एडवोकेट अपने आर्गूमेंट रखता है, कोर्ट उस पर अपने फैसले देती है। तो कोर्ट की समझ, माननीय जजेस की जो समझ होती है वो किसी भी अधिवक्ता से, किसी भी वकील से ज़्यादा होती है और वो वही माना जाता है और उसी को माना जाना चाहिए और कोर्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं और अपने विचारों को रखते हुए आप डेमोक्रेटिक रहें और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को आप होल्ड करते रहें और साथ ही साथ ऐसा कोई भी कमेंट ना करें जिससे समाज में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़्यादा वैमनस्यता बढ़े, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़्यादा आक्रोश बढ़े। आप अच्छे तरीके से भारत के निर्माण के लिए, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए, एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए, एक विकसित भारत के लिए अपने विचार को रखें। आप प्रतिवाद भी कर सकते हैं, आप आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दायरा हो वो सिविलाइज्ड हो, सब हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। वो कोई भी कमेंट करे, लेकिन वो कमेंट इस तरीके से आना चाहिए कि जो लगे कि किसी एक शिक्षित देश का शिक्षित नागरिक है, सभ्य नागरिक है। और भारत की जो संस्कृति है, जो कि इतनी प्राचीन संस्कृति है और मिली जुली संस्कृति है कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, उस संस्कृति की सुंदरता की झलक आपकी कमेंट में आनी चाहिए। थैंक यू सो मच।